गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, हम लोगों ने 6 चैप्टर के पहले 2 लेक्चर कर लिए हैं। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? टीपी, एमपी, एपी का मीनिंग, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स का मीनिंग, प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग। What is the production function? Production function is a relationship between physical input and physical output. ठीक है। कल के टॉपिक में, कल के लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट इनिशियली, स्टार्टिंग में, व्हेन वी कंबाइन वेरिएबल फैक्टर्स विथ फिक्स फैक्टर, जब स्टार्टिंग में हम लोग वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, बिकॉज दोनों का बहुत बेटर कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन लगातार वेरिएबल को फिक्स फैक्टर के साथ ऐड करते रहेंगे, कंबाइन करते रहेंगे, तो एक स्टेज आएगी, देन वन स्टेज कम, प्रोडक्शन विल स्टार्ट डिक्लाइन एंड बिकम नेगेटिव। एक स्टेज आएगी जहां पर हमारा प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? इसका रीजन ये है कि वी हैव 2 फैक्टर, वन फैक्टर इज फिक्स फैक्टर एंड अदर वेरिएबल इज वेरिएबल, एंड फिक्स फैक्टर हैज देयर ओन कैपेसिटी। जो फिक्स फैक्टर होता है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा जब उसको यूज किया जाएगा तो उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा, डिक्लाइन प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दिस लॉ स्टेट दैट इनिशियली व्हेन वी कंबाइन वेरिएबल फैक्टर विथ फिक्स फैक्टर्स, प्रोडक्शन विल इंक्रीज, बट ड्यू टू कंटिन्यू एडिशन, जब लगातार ऐड करते रहेंगे, वन स्टेज कम, then production will start decline and become negative. Got it? Then हम लोगों ने assumptions करी थी, इस लॉ की assumption। इस लॉ की assumption क्या कहती थी कि we have 2 factor, one factor is fixed and other factor is variable। Second assumption से कि टेक्निक does not change, टेक्निक हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, यानी फिक्स फैक्टर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट assumption से there is change in only variable factor, चेंज किसमें होगा? वेरिएबल में होगा, फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं होगा। देन लास्ट अजम्पशन से, लास्ट अजम्पशन क्या कह रही थी आपकी? लास्ट अजम्पशन ने कहा था, यहां पर आपका उसको रीड कर लेते हैं एक बारी ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जो फैक्टर्स है उनके सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोस्टली ये बात कर रहे हैं फिक्स फैक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फिक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं कि जो फिक्स फैक्टर है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्योंकि जिनके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे फिर तो हम प्रोडक्शन जितना चाहे उतना कर सकते हैं, नेगेटिव होगा ही नहीं। तो फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। गॉट इट? समझ गए अच्छे से बेटा? चलिए, हमने कल लॉ का मीनिंग पढ़ा। टॉपिक क्या था आपका? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, आपने इस लॉ का कल मीनिंग कर लिया था, आपने इस लॉ की असम्पशंस कर ली थी। आज हम लोग करेंगे इसकी टेबल। आप इसकी टेबल एक बार पहले कर चुके हैं, जो हमने कल ही करी थी। टेबल कौन सी रहेगी? जहां हम लोग टीपी, एपी और एमपी तीनों चीजें लेकर चलेंगे। टेबल में आपके पास एक फैक्टर रहेगा लेंथ, और एक क्या लेकर चलोगे? लेबर। लेंथ कांस्टेंट 8 टाइम, कितने टाइम? 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8। टीपी 2 5 9 12 14 15 15 14। देखिए बेटा, मैंने कल आपको बोला था जब टेबल करवाई थी कि जब आप लॉ कर लोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। 2 5 9 12, पहले हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, 2 से 5, 5 से 9, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 15, देन हमारा प्रोडक्शन कांस्टेंट हो गया और देन डिक्लाइन हो गया प्रोडक्शन। ठीक है ना? ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन वही है अगेन कि वी हैव 2 फैक्टर, वन फैक्टर इज फिक्स फैक्टर एंड अदर इज वेरिएबल फैक्टर। दैट्स व्हाई प्रोडक्शन स्टार्टिंग इंक्रीज, देन कांस्टेंट, देन डिक्लाइन। ठीक है। एपी,
एपी कैसे निकाला था हम लोगों ने, आपको अच्छे से ध्यान होगा। एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, टीपी को लेबर से डिवाइड, 2 को 1 से किया 2, देन 5 को 2 से किया 2.5, 9 को 3 से किया 3, देन 2.8, देन 2.6, देन 2.1 एंड देन 1.6। ठीक है, क्लियर है, बात आ रही है समझ। टीपी को लेबर से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा। एमपी भी निकालना आपको आता है, आप लोगों ने कल सीखा था एमपी। नीचे से ऊपर वाला माइनस, 2 में से 0 गया 2 मान लो चाहिए इसको, ठीक है, ब्लैंक छोड़ सकते हो, आप 2 भी लगा सकते हो। 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 14 में से 12 गया 2, 1, 0 एंड देन -1। ठीक है, देन -1। समझ पा रहे हैं अच्छे से आप इन चीजों को, क्लियर है बिल्कुल। देखिए आगे यहां तक निकल गया। अब देखिए 2, 3, 4, पहले आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 2, 3, 4, फिर डिक्लाइन हुआ 3, 2, 1, देन क्या हुआ, नेगेटिव। तो यहां पर इस लॉ के 3 फेसेस भी बुलाए जाते हैं। यहां पर ये पूछा जाता है कि इस लॉ के अंदर 3 फेस अराइज हुए हैं, वो 3 फेस कौन कौन से हैं। तो ये वाला फेस कहलाता है इंक्रीजिंग फेस, या इसको इंक्रीजिंग स्टेज भी बोलते हैं। 2 से 3, 3 से 4, दिस स्टेज इज कॉल्ड इंक्रीजिंग स्टेज। देन 3, 2, 1, 0, ये आपकी डिक्रीजिंग स्टेज। ये कौन सी स्टेज होती है, डिक्रीजिंग स्टेज। देन जो -1 आ रहा है ये आपकी नेगेटिव स्टेज। कौन सी स्टेज, नेगेटिव। सो देयर आर 3 स्टेजेस या फेसेस। एक ही बात है, स्टेज भी पूछा जा सकता है आपको, या आपको फेसेस भी बोला जा सकता है। देयर आर 3 फेज। फर्स्ट फेज इज इंक्रीजिंग स्टेज, सेकंड फेज इज डिक्रीजिंग स्टेज एंड थर्ड फेज इज नेगेटिव स्टेज। ठीक है, तो इंक्रीजिंग स्टेज, डिक्रीजिंग स्टेज एंड नेगेटिव स्टेज, ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव स्टेज ये कहां अराइज होती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अराइज होती है। गॉट इट, क्लियर अच्छे से। अभी तक आपने इस लॉ का मीनिंग पढ़ा है, आपने इस लॉ की असम्पशंस पढ़ ली, देन आपने इस लॉ के टेबल पढ़ ली। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं। देन बात आती है कर्व की, कर्व, और उसके बाद क्या रह जाता है आपका, एक्सप्लेनेशन। इस टॉपिक में मैंने आपको एक बात बताई है, 3 फेस वाली बात। वो 3 फेस वाली बात ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाए यहाँ पर कितनी स्टेजेस होती है, कितने फेस होते हैं, तो यू विल से देयर आर 3 स्टेज। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग, देन सेकंड इज डिक्रीजिंग एंड थर्ड इज नेगेटिव स्टेज। ठीक है, टेबल कैसे बनेगी इसको ध्यान से देखना। यहां आपकी कर्व कैसे बनेगी, कर्व इस तरीके से बनाई जाएगी इसकी। ठीक है, कर्व देखना ध्यान से कैसे बनेगी कर्व। 2 कर्व टुगेदर मेक OX OY। ठीक है, OX क्लियर है, क्वांटिटी क्वांटिटी। ठीक है, यहां आपका क्या रहेगा, यहां आपका रहेगा क्वांटिटी ना लिखकर यहां पर आप लोग वेरिएबल फैक्टर लिख लो, लेबर लिख लो, लेबर। ठीक है, लेबर। यहां हम क्या लेंगे, लेबर लेंगे। क्या लेंगे, लेबर। यहां आपका चलेगा टीपी एंड एमपी, सॉरी टीपी एंड एपी, एंड यहां क्या रहेगा आपका एमपी। देखिए आपको 2 कर्व एक साथ बनानी है यहां पर बेटा। यहां OX Y, लेबर 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 के बेस पर यहां टीपी एपी बनेगा, नीचे वाले कर्व में क्या बनेगा, एमपी बनेगा। देखिए 0 स्टार्ट नहीं करना आपको, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा टेबल के अकॉर्डिंग 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये आपकी टीपी कर्व ऐसे गई, पहले इंक्रीज हुई कांस्टेंट, फिर डिक्रीज। ये आपकी एपी कर्व, बहुत फ्लो से बनाना आपको। देखिए बहुत ही फ्लो से। टीपी थोड़ा ऊंच नीच बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल मेजर से बनानी है, आपको इस शेप में बनानी है टीपी। ये आपकी एपी फ्लो बन रही है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, टीपी। ये टीपी आपकी, ये आपकी एपी। ठीक है, अब आप एमपी बनाने से पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए ताकि बिल्कुल भी गलत ना बने। स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींच ली। अब एमपी बनाएंगे आप, ऐसे आपकी स्ट्रेट लाइन गई यहां से, इसके सेंटर से। एमपी देखिए कैसे बनाएंगे,
यहां से उठाई हमने, इसको कट करते हुए नीचे, ठीक है। अगेन मैं आगे दिखाता हूं मैं आपको, ये आपकी एमपी कर ऐसे क्यों बनी। अब टेबल में देखिए, जहां टीपी मैक्सिमम है 15 है ना मैक्सिमम, जहां पर आपका टीपी मैक्सिमम है वहां पर आपका एमपी 0 है। जहां टीपी 15 है वहां पर एमपी क्या है, 0। यानी टीपी मैक्सिमम है उस पे एमपी आपका क्या है, 0। हमें यही शो करना है, जहां टीपी मैक्सिमम है वहां एमपी क्या है आपका, 0 है। ये चीज हमें शो करनी है बस, टीपी मैक्सिमम एमपी 0। सो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से करवाया है। पहले आप टीपी बनाए, एपी बनाए, फिर पहले ये लाइन खींच लें, डॉटेड लाइन, उसके बाद एमपी बनाओगे तो सही रहेगा। पहले आप एमपी बना लोगे तो हो सकता है आपकी लाइन उस कट पे मैच ना करे। कई टीचर्स या कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि पहले टीपी बनाया, फिर एमपी बनाया, फिर लाइन खींचते हैं, फिर इसको रब करते रहते हैं। तो हमको ऐसा काम नहीं करना ताकि वो गंदा ना लगे। टीपी जहां मैक्सिमम है वहां हमको एमपी 0 दिखाना है बस, ठीक है। तो पहले लाइन खींच लो, फिर ये बनाओगे तो आपका बहुत क्लीन एंड नीट बनेगा, ठीक है। क्लियर है बात बिल्कुल। ये आपका बन गया, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कर्व बन गया। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, टेबल एंड कर्व दोनों की हेल्प लेंगे कि हमें मेन ये शो करना है, ओ एक्स एक्सिस शो लेबर, ओ वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, टीपी भी शो कर रहा है, एपी भी शो कर रहा है और एमपी भी शो कर रहा है। इकट्ठा ही लिखेंगे। देन क्या लिखना है आपको कि दिस कर्व शो वेयर टीपी मैक्सिमम एमपी इज 0, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा चाहो तो टेबल को भी यूज कर सकते हो, टेबल की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। गॉट इट, बात आ रही है समझ अच्छे से, क्लियर है बिल्कुल, ये चीजें समझ रहे हो आप अच्छे से। चलिए फटाफट आप इसको रिवाइज करिए अभी 2 मिनट, फिर हम लोग आगे टॉपिक करते हैं। समझे आप लोग ये चीज, करिए आपने। सो आपने लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन कर लिया है टॉपिक। सबसे पहले आपने क्या किया, मीनिंग किया, देन आपने अजम्पशंस करी। उसके बाद अजम्पशंस के बाद हम लोगों ने टेबल पढ़ी इस लॉ की, टेबल के बाद हम लोगों ने कर्व डिस्कस किया ये वाला, कर्व के बाद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो होती है बेटा वो आपको अपनी मर्जी से बनाकर करके आनी होती है, उसके अंदर इतना कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं होता, ठीक है। बात आ रही समझ। चलिए अभी आपने 3 फेसेस पढ़े थे, जब मैंने आपको बोला भी था 3 फेसेस का ध्यान रखना। हम लोगों ने 3 फेसेस पढ़े थे, इंक्रीजिंग स्टेज, डिक्रीजिंग स्टेज एंड नेगेटिव स्टेज। पढ़ा आप लोगों ने 3 स्टेजेस, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव स्टेज पढ़ा हम लोगों ने। चलिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग स्टेज। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग स्टेज। इंक्रीजिंग स्टेज के कॉजेज बताइए, ठीक है। क्या कारण है कि इंक्रीजिंग स्टेज होती है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग स्टेज। 3 कॉजेज है इंक्रीजिंग स्टेज के, 3 कॉजेज। फर्स्ट कॉज क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। पॉइंट समझना बस, इंटरनल आप खुद बनाकर देखिए आना। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब हम वेरिएबल फैक्टर का बहुत ही अच्छे से यूज करें, जब हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स का बहुत ही अच्छे से यूज करें तो वो किसका कॉज बन जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज का। आपके पास क्यों फैक्टर है, देखिए वेरिएबल और फिक्स फैक्टर। जब हम लोग वेरिएबल फैक्टर को बहुत अच्छे से यूज करें
तो बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन करें तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट रीजन क्या है प्रोडक्शन इंक्रीज होने का, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सेकेंड रीजन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। आपके पास टू फैक्टर है, वेरिएबल को बहुत अच्छे से यूज करना और जो फिक्स फैक्टर है उसका क्या करना, मैक्सिमम यूज करना। दैट इज द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग स्टेज। दोनों पॉइंट समझ गए अच्छे से कि हमने क्या बोल दिया, इसके लिए बेटर वर्ड लगा दिया, इसके लिए मैक्सिमम। ठीक है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। गॉट इट, क्लियर अच्छे से। एंड थर्ड कॉज, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ फैक्टर्स। दोनों फैक्टर के बीच में अगर पुअर कोऑर्डिनेशन होगा तो उसका रिजल्ट तो डिक्रीजिंग जाएगा। जब दोनों फैक्टर्स के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो देयर आर थ्री कॉज ऑफ इंक्रीजिंग स्टेज। फर्स्ट कॉज इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सेकंड कॉज इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड थर्ड कॉज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ फैक्टर। गॉट इट, समझ गए अच्छे से, क्लियर है बिल्कुल तीनों पॉइंट। अभी हम कॉजेस पढ़ेंगे डिक्रीजिंग स्टेज के और नेगेटिव स्टेज के। डिक्रीजिंग और नेगेटिव स्टेज के कॉजेस सेम रहेंगे, ठीक है, उनमें कोई ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं रहेगा, उनके कॉजेस सेम रहेंगे दोनों के। कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग बोल दूं या मैं आपको कॉजेज बोल दूं नेगेटिव के, तो एक ही बात है। कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग स्टेज, फर्स्ट कॉज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सबसे बड़ा कॉज क्या है कि हमारे पास फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे पास फिक्स फैक्टर का क्या नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। दिस इज द बिग कॉज। ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास फिक्स फैक्टर का क्या नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट होता है तो हमारा प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा ही नहीं। फिक्स फैक्टर का सब्स्टिट्यूट ना होना एक बहुत बड़ा कॉज है कि जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, डिक्लाइन होता है। क्लियर है बात। नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स फैक्टर, नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स फैक्टर। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर का हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जो बहुत बड़ा रीजन है किस चीज का, डिक्लाइन प्रोडक्शन। पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स को अच्छे से यूज ना करना इज द रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग स्टेज। कि हमारे पास जो वेरिएबल फैक्टर है हम उसका वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उसका यूज नहीं कर रहे। ठीक है, पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज आल्सो अ बिग कॉज। ठीक है, कि जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है हम उसका बहुत अच्छे से यूज नहीं कर रहे, पुअर यूज कर रहे हैं। बात आ रही समझ। नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर है हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो हम वेरिएबल फैक्टर है हम उसका अच्छे से यूज नहीं कर रहे। और थर्ड पॉइंट, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ फैक्टर्स, कि जो दो फैक्टर्स हैं हमारे पास उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनके बीच में आपसी अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन क्या जा रहा है, डिक्लाइन। सो गॉट इट कि कॉजेस क्या है डिक्रीजिंग स्टेज के। पहला कॉज क्या है कि जो फिक्स फैक्टर है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। सेकंड कॉज क्या है कि वेरिएबल फैक्टर्स को अच्छे से यूज नहीं किया जा रहा। एंड थर्ड कॉज क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ फैक्टर। जो हमारे पास टू फैक्टर्स है उनके बीच में क्या है, बहुत पुअर कोऑर्डिनेशन है। सो आज का
टॉपिक हम लोग यही खत्म कर रहे हैं। मोस्टली चैप्टर फिनिश हो चुके हैं 90%, 10% जो रह रहा है वो हम लोग कल कर लेंगे। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप डाउट ले सकते हैं। आज तो इतना बहुत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।